हमारे इलाके के नज़रिए से देखें तो जाहिर है कि हम ये बात बार बार दोहराते रहे हैं कि डेनमार्क की क्षेत्रीय अखंडता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम दोनों देशों के बीच नज़दीकी तालमेल है। मुझे लगता है कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बल्कि पूरे आर्कटिक क्षेत्र में ऐसा करने की ज़रूरत है। लेकिन हम ब्लैकमेलिंग को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो काम हम नहीं करना चाहते वो हम किसी भी दबाव में आकर कतई नहीं करने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या नाटो ट्रंप के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा या उन्हें ग्रीनलैंड सौंपेगा। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर एक फ्यूचर डील का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने कौन सी डील की है? क्या डेनमार्क ट्रंप की डील पर मानेगा या ट्रंप के साथ युद्ध की ठानेगा? इससे साफ होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की महत्वाकांक्षा अभी भी बरकरार है। अलग से देखें तो ये सकारात्मक है कि उन्होंने कहा है हम सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात जरूर नोट करने लायक है, लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि किराए पर लेने से बेहतर है मालिक बनना। और ये भी कहा है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की ठीक से देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए चुनौती अभी भी बनी हुई है। क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर सोच का ऐसा तरीका जो हमारी मौजूदा संस्थाओं से मेल नहीं खाता। ग्रीनलैंड नाटो का हिस्सा है, डेनमार्क भी नाटो का हिस्सा है, और हम ग्रीनलैंड में अपनी संप्रभुता का पूरा अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप इस समय युद्ध मोड में है। एक बार जिस चीज की जिद पकड़ लेते हैं फिर वो उससे पीछे नहीं हटते। ये बात ट्रंप ने वेनेजुला में साबित कर दी है। वेनेजुला के हमले के फौरन बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। ट्रंप ने क्लियर कर दिया था कि 5000 किलोमीटर दूर डेनमार्क के अधिकार वाली जमीन के इस टुकड़े पर वो कब्जा करके रहेंगे, फिर इसके लिए चाहे उन्हें नाटो के साथ युद्ध क्यों न लड़ना पड़े। मिशन ग्रीनलैंड के रास्ते में आने वाले देशों को ट्रंप ने पहले अपने टैरिफ बम से धमकाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने यूरोप को अमेरिका की ताकत याद दिलाई। ट्रंप ने टॉम हॉक मिसाइलों का पावर बताया। B-2 बॉम्बर का खौफ दिलाया और यहां तक नेक्स्ट जनरेशन F-47 फाइटर जेट का ट्रेलर भी दे दिया। I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark. Tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की दिलचस्पी की 3 अहम वजह हैं। पहली, चीन और रूस के साथ रणनीतिक बढ़त के लिए ये जगह अहम है। दूसरी, यहाँ चीन की मौजूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और तीसरी, ये जगह दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है। दिलचस्प बात यह है कि जिस रूस का डर दिखाकर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं, उसी रूस को ट्रंप के इस कदम से कोई दिक्कत नहीं है। खैर, ग्रीनलैंड में जो हो रहा है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे पास अमेरिका के साथ इसी तरह के मुद्दों को सुलझाने का अनुभव भी है। 19वीं सदी में मुझे लगता है ये 1867 की बात है। जैसा कि हम जानते हैं, रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेचा था और अमेरिका ने इसे हमसे खरीदा था। अगर आप इसे अमेरिका द्वारा अलास्का खरीदने की कीमत से तुलना करें तो ग्रीनलैंड की कीमत लगभग 200-250 मिलियन अमेरिकी डॉलर होती। अगर आप उस समय के सोने की कीमत से तुलना करें तो ये आंकड़ा और भी अधिक होता, शायद करीब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका इस कीमत को वहन कर सकता है।
замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Россией. पुतिन ने नाटो के बीच फूट डालने के लिए चाल चल दी है। तो उधर यूरोप भी अब ट्रंप के आगे ग्रीनलैंड के मुद्दे पर झुकता नजर आ रहा है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर उनकी डील का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है और आने वाले दिनों में इस पर मुहर लग जाएगी।